हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशनडमा स्टेशन। आज मैं एक न्यू फिलिपिनो मूवी द गिफ्टेड को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी में एक माइंड ब्लोइंग सा ट्विस्ट है, सो एंड तक देखे बिना मूवी को जज मत करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मार्को यूजन, एक फेमस राइटर, अपने नए नोवेल द गिफ्टेड को लॉन्च करता है। सभी से पूछता है, अगर आपको ब्यूटी एंड ब्रेन में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे और क्यों। अगर मैं अपने नोवेल के दो मेन कैरेक्टर से यही क्वेश्चन पूछूं तो आई एम श्योर उनका आंसर होगा दोनों। एंड इसी के साथ वो अपनी नोवेल पढ़ना स्टार्ट करता है। जोई तुआजोन एक रिच, चबी, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल है। एंड आइका तबयोंग एक पुअर, सीधी सादी पर जोई की तरह ही इंटेलिजेंट है। दोनों अपने पेरेंट्स के साथ एक प्रेस्टिजियस स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम के लिए आते हैं। एग्जाम के बाद रिजल्ट का वेट करने लगते हैं और तभी आइका जोई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, बट वो सीधे उसे इग्नोर करती है। जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है, प्रिंसिपल उनके एक्सेप्शनल स्कोर्स देखकर शॉक्ड हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये स्कूल इतनी इंटेलिजेंट गर्ल्स के लायक नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने से भी बेटर स्कूल सेंट टेरेस में ट्रांसफ़र कर देती है। अगले दिन उनके न्यू स्कूल का फर्स्ट डे होता है। टीचर दोनों को वेलकम करती है और अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। पहले आइका अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे अगली कहते हैं। फिर जोई अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। हेंस प्रूफ्ड कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आइका मैथ में बेस्ट थी, हर एक सम को इजीली सॉल्व कर लेती है। वही जोई इंग्लिश में बेस्ट थी, दुनिया के हार्डेस्ट वर्ड को भी आराम से स्पेल कर लेती है। साइंस में दोनों ही इक्वली बेस्ट थे, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। टीचर कहते हैं, एक काम करो ना, तुम दोनों ही क्लास ले लो, मैं चलता हूँ। धीरे धीरे टीचर्स एंड क्लासमेट्स के बीच दोनों का अच्छा खासा रेपुटेशन बन जाता है। लेकिन फिर एक दिन जोई का ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है। रिलीजन क्लास के टाइम सिस्टर एंजेलिना क्रिएशन का टॉपिक पढ़ाते टाइम कहती है, गॉड ने 7 दिन में इस दुनिया को बनाया। जोई कहती है, यह इम्पॉसिबल है, कोई भी 7 दिन में दुनिया को नहीं बना सकता। सिस्टर कहती है, लेकिन गॉड बना सकते हैं। जोई बिग बैंग थियरी की तरह कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगती है। सिस्टर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बुक में जो लिखा है वो झूठ है। जोई कहती है, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हर चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो होना ही चाहिए। अब सिस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो जोई से अपने शब्द वापस लेने बोलती है, लेकिन जोई अपने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर अड़ी रहती है। तो सिस्टर भी अपने बात पर अड़ जाती है और 5 तक गिनने से पहले उसे अपने शब्द वापस लेने को कहती है। सिस्टर 5 से काउंटिंग स्टार्ट करती है। जोई कहती है, मैं अपने शब्द वापस क्यों लूँ। सिस्टर का पारा चढ़ जाता है। ये कैथलिक स्कूल है जोई। जोई कहती है, हाँ तो। सिस्टर 5 से 4 पर आती है, कहती है, कुछ तो शर्म करो जोई। जोई कहती है, कैसे शर्म, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सिस्टर 3 पर आती है, तो तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो। जोई कहती है, हो सकता है। सिस्टर 2 पर आती है, तुम गॉड में बिलीव नहीं करती। जोई कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना सिस्टर। सिस्टर 1 पर आती है, लेकिन जोई अपने शब्द वापस नहीं लेती, उनसे बहस करना जारी रखती है। इरिटेट होकर सिस्टर कहती है, तुम हेल में सड़ोगी। जोई कहती है, हेल। सिस्टर, ये हेल वेल कुछ नहीं होता, ये तो बस कहने वाली बात है। सिस्टर से और झेला नहीं जाता, उसे पनिश करती है। टॉपर को पनिशमेंट मिलना बहुत बड़ी बात थी, सो सभी उसी के बारे में बात करते हैं। उसी रात डिनर के टाइम आइका के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि वो जोई जैसी हरकतें ना करे, हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करे, उल्टा जवाब ना दे। मॉम ने उसके लिए ब्रेन शार्प करने वाला फूड बनाया होता है। आइका को स्मेल अजीब लगता है, नहीं खाना चाहती थी, लेकिन मना भी नहीं कर पाती, तो चुपचाप खा ही लेती है। 24 आवर्स बीतते भी नहीं है कि आइका का भी बुरा दिन आ जाता है। पेट खराब होने के कारण पैंट में पॉटी कर देती है। सभी उसे दूर भाग जाते हैं। ब्रेक में कोई भी जोई के साथ नहीं बैठता, उसे टीज करते हैं। देन आइका के आते ही उसे भी टीज करने लगते हैं, उससे दूर हट जाते हैं, उस पर टॉयलेट पेपर फेंकते हैं। हर बार आइका को इग्नोर करने वाली जोई पहली बार उसे फ्रेंडली वाइब्स देती है। आइका उसके पास आती है और इसी दिन से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। जोई हमारी सीधी सादी आइका को अपने जैसा बना देती है और दोनों चुन चुन के सबसे बदला लेने का फैसला करते हैं। सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर में कुछ मिला देते हैं, जिससे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है। देन सिस्टर एंजेलिना के लिए जोई एक अच्छा सा ट्रैप बनाती है, जिससे उनकी कमर टूट जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दोनों बेशर्मों की तरह हंसते रहते हैं। सभी के मन में एक डर बैठ जाता है। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी उनसे डरने लगते हैं। साल बीतते जाते हैं, दोनों एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल पहुंच जाते हैं।
जाते हैं और इन सालों में हमेशा हमारी आयका वैलेडिक्टोरियन मीन्स क्लास टॉपर बनती थी। जोई हमेशा सेकेंड आती थी। जोई कभी भी जेलस नहीं होती, बट देन फाइनल ईयर आते ही उसके पेरेंट्स उसे याद दिलाते हैं कि अगर वो इस साल वैलेडिक्टोरियन नहीं बनी तो उसे अब्रॉड के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और वही हमारी आयका के लिए भी वैलेडिक्टोरियन का पोजीशन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट था। वो जोई की तरह रिच नहीं थी। पेरेंट्स उसके हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड तो दूर की बात है, अपने कंट्री के कॉलेज को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो आयका के पास वैलेडिक्टोरियन बनके स्कॉलरशिप पाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जोई के पेरेंट्स हमेशा उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो आयका को हरा कर टॉप करे। वो कहती है बट आयका मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मॉम कहती है फिर तो तुम्हें उसके वीक पॉइंट्स पता ही होंगे और अगर नहीं पता है तो पता लगाओ और उसे हराओ। उसी दिन आयका जोई के घर आती है, रात यहीं पर स्पेंड करती है। वो अपसेट थी क्योंकि उनके एक क्लासमेट ने बर्थडे पार्टी में सबको इन्वाइट किया, उन दोनों को छोड़कर। जोई कहती है क्योंकि वो सब हमसे जलते हैं। आयका उनके क्लास के कपल के बारे में बातें करते करते कहती है किसी का लव पाना कितना अच्छा फीलिंग होता है ना, काश कोई मुझसे भी लव करता। जोई कहती है ये लव शब्द कुछ नहीं होता, ये बस केमिकल रिएक्शंस है जो कि हार्मोन्स की वजह से होता है। तुझे इन सबके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इन सब से दूर रहे। लेकिन फिर भी आयका चाहती थी कि कोई तो हो जो उससे लव करे। उसकी ये विश अगले दिन पूरी हो जाती है। स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट मार्क फेरेर आता है, जिसे देखते ही आयका को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। क्लास में टीचर मार्क को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है, जो कि वो ठीक से दे नहीं पाता। मैथ क्लास में सिंपल सा सम भी सॉल्व नहीं कर पाता। आयका उसे हेल्प करने की कोशिश करती है, बट बात नहीं बनती। ये सब चीज़ें जोई नोटिस करती है। फिर उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। वो समझ जाती है कि मार्क आयका की वीकनेस है। उसे यूज करके वो आयका को वैलेडिक्टोरियन बनने से रोक सकती है। एक अच्छा खासा प्लान बनाती है, देन अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करती है। वो मार्क से मिलती है, उसे आयका को डेट करने के लिए कहती है। इसके बदले में जोई उसके होमवर्क्स एंड प्रोजेक्ट्स करने का ऑफर देती है ताकि मार्क एग्जाम में पास हो सके। पहले तो मार्क मना करता है, लेकिन आखिर में वो मान जाता है। स्कूल के बाद आयका को पिक करने आता है। आयका को यकीन नहीं हो रहा था कि मार्क उसे सच में पिक करने आया है। मीठी मीठी बातें करके वो आयका को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है। आयका को लगने लगता है कि मार्क उससे सच में प्यार करता है। उसे पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए मार्क उसे घर ड्रॉप करता है, देन गुड बाय किस करने जाता है कि उससे नहीं होता। कल किस करेंगे बोलकर अपने हॉस्टल में चला आता है। वहाँ जोई उसका होमवर्क एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देती है। उसी रात आयका जोई को कॉल करके सब बताती है। जोई उसे मार्क के साथ और टाइम स्पेंड करने की सलाह देती है। अगले दिन से यही चलता है। मार्क रोज आयका के साथ टाइम स्पेंड करता है और रात को आकर जोई से अपना होमवर्क एंड प्रोजेक्ट कलेक्ट करता है। जोई फिर आयका को कॉल करती है, मार्क के साथ कभी मूवी देखने जाने बोलती है तो कभी नाइट स्पेंड करने बोलती है। आयका मार्क को कॉल करके कल मूवी देखने चलने बोलती है। मार्क को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फ्री होमवर्क और प्रोजेक्ट के लालच में प्यार से बात कर लेता है। कॉल रखते ही अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के सामने आयका को पागल बोलता है और फिर उसके साथ कुछ और ही करने लगता है। जोई अपने प्लान में सक्सेसफुल होती नजर आती है। उसने आयका को मार्क के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया होता है कि आयका अपने स्टडीज पर ध्यान ही नहीं दे पाती, जबकि जोई अपने स्टडीज में पूरा फोकस करती है। आयका मार्क के लिए रूबिक्स क्यूब से एक पोर्ट्रेट बनाती है, उसे सरप्राइज देती है। ऑब्वियसली वो फेक रिएक्शन देता है। कुछ देर बाद गुड बाय बोलकर जाने लगता है। आयका को पोर्ट्रेट याद आता है। वो भागकर उसे लेकर आती है। वो हंसते हंसते ले तो लेता है, फिर आगे जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ आयका की मॉम उसका यह बदलता बिहेवियर नोटिस करती है। उन्हें आयका के सेमेस्टर का मार्कशीट मिलता है। मैथ में आउट ऑफ मार्क्स लाने वाली आयका को इस बार 89 मिला है। ये देखकर मॉम उसे समझाने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वैलेडिक्टोरियन नहीं बन पाएगी और अगर वो नहीं बन पाई तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और बिना स्कॉलरशिप के वो अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगी। मॉम डैड दिन रात भी मेहनत करेंगे, फिर भी उसके लिए कॉलेज फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैलेडिक्टोरियन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम होने को बस कुछ दिन ही बचे थे। मॉम उसे ये सब कुछ भूलकर स्टडीज पर फोकस करने बोलती है और वो ऐसा ही करती है। नेक्स्ट डे से मार्क को अवॉइड करने लगती है, ये बोलकर कि अभी उसे स्टडीज पर फोकस करना है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। आयका अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है और कहती है डायरेक्ट एग्जाम के बाद बात करूंगी। मार्क को वैसे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो ज्यादा उसे फोर्स नहीं करता। जब जोई को यह पता चलता है तो बहुत गुस्सा होती है। इतने दूर आकर हम हार नहीं मान सकते, तुम उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं वैलेडिक्टोरियन कैसे बनूंगी।
मार्क कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी फ्रेंड ही मुझसे दूर रहना चाहती है। जोई कहती है, तुम्हें एग्जाम में पास होना है ना, मेरे नोट्स चाहिए ना, तो तुम्हें उसे डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा। मार्क मान जाता है। जोई उसे अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर मार्क को उल्टी आने लगती है, लेकिन फिर पास होने के लालच में वो सब कुछ करने के लिए मान जाता है। अब एग्जाम को सिर्फ एक दिन ही बचा था। आयका अपना पूरा ध्यान स्टडीज पर लगाती है, आधी रात को पढ़ रही होती है और तभी मार्क उसे आवाज देता है। वो विंडो खोलकर देखती है और उसे जाने बोलती है, लेकिन वो नहीं जाता। उसे एक बार नीचे आने बोलता है। घर में उसे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो चुपचाप नीचे आती है एंड देन उसे जाने बोलती है। वो उसके साथ पढ़ने की बात करता है। आयका पहले मना करती है, फिर उसका जिद करने पर मान जाती है। दोनों चुप चुप के ऊपर आते हैं। आयका पढ़ने लगती है और मार्क उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। आयका कहती है, ये क्या कर रहे हो तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ने आए हो। इतना बोलकर वो फिर से पढ़ने लगती है। मार्क को गुस्सा आता है। अपना गुस्सा कंट्रोल करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने का काम जारी रखता है। एंड में आयका भी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। स्टडीज और नींद दोनों की ऐसी की तैसी हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में आकर सो जाती है। अपने प्लान को पूरा होता देख जोई और मार्क खुश होते हैं। टीचर आयका को उठाकर क्वेश्चन पेपर देती है, जिसे जैसे तैसे वो कंप्लीट करती है। एक एक करके सभी सब्जेक्ट के एग्जाम्स हो जाते हैं। फिर रिजल्ट के दिन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को कॉल करते हैं। जोई कॉन्फिडेंट थी कि उसने ही टॉप किया है और हमारी आयका थोड़ी डरी हुई थी। दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में परसेंटेज बोलेंगे एंड बैंक दोनों को 98.7% मिला होता है। जोई को बहुत गुस्सा आता है। इतना सब करके भी वो आयका को हरा नहीं पाई। नेक्स्ट डे जोई के पेरेंट्स स्कूल को एक न्यू बिल्डिंग गिफ्ट करते हैं, या कहे कि रिश्वत देते हैं एंड अपनी बेटी जोई को वैलिडिक्टोरियन बनाते हैं। आयका और उसके पेरेंट्स को ये फेयर नहीं लगता, फिर भी आयका जोई के लिए खुश होती है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में जोई कहती है, तुम में से सभी ने इस पोजीशन को पाने के लिए बहुत हार्डवर्क किया होगा, लेकिन बस मुझे ही मिला। अब क्या ही कर सकते हैं। हर कोई मेरे जैसा टैलेंटेड और हार्डवर्किंग तो नहीं हो सकता ना, बट इस पूरे जर्नी में एक स्पेशल पर्सन ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, हमेशा मेरे साथ रहती थी। यह सुनकर हमारी आयका और उसके पेरेंट्स खुश होते हैं। सभी को लगता है कि वो आयका की ही बात कर रही है, बट देन हमारी प्यारी जोई कहती है, वो स्पेशल पर्सन कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। मैंने खुद ने अपने आप को मोटिवेट किया था और इसीलिए मैं इस पोजीशन पर पहुंची हूँ। सब लोग सोचने लगते हैं कि इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी है यार। आयका वैलिडिक्टोरियन नहीं बन पाती, उससे उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता, लेकिन मॉम डैड किसी भी हालत में अपनी बेटी का फ्यूचर बेटर बनाना चाहते थे। उसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। आयका को गिल्टी फील होता है। वो अपने पेरेंट्स को और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मार्क के लिए अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से एंड करके बस स्टडीज पर फोकस करने का फैसला करती है। सैड होकर मार्क को इस बारे में बताती है, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, मार्क तो कभी उसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं। वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप चला जाता है और हमारी आयका को लगता है कि बेचारा हर्ट हुआ है, इसलिए चुपचाप चला गया। नेक्स्ट डे दोनों फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जोई को अब्रॉड के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता है। कुछ दिनों में ही वो चली जाएगी। वो इनडायरेक्टली बार बार आयका को इंसल्ट करती है। आयका भी चुप नहीं बैठती, बोल देती है, तू रिश्वत देकर वैलिडिक्टोरियन बनी है। आयका उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट में और भी चबी होने वाले पिल्स एंड मेयोनीज देती है। और आयका ने एक बार क्लास में पॉटी कर दिया था, उस बात को लेकर उसे टीज करते हुए जोई उसे टॉयलेट सीट गिफ्ट करती है। बचपन की फ्रेंडशिप आज टूट जाती है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। आयका फिलीपींस के एटेनियो यूनिवर्सिटी में मैथ मेजर में ग्रेजुएट हो जाती है और वहाँ अब्रॉड में जोई न्यूरो साइंस में ग्रेजुएट होती है। दोनों ही अपने कॉलेज के टॉपर्स होते हैं। फिलीपींस लौटने से पहले जोई प्लास्टिक सर्जरी करवाकर स्लिम हो जाती है एंड यहाँ फिलीपींस में आयका भी सर्जरी करवाती है। दोनों पूरी तरह से बदल जाते हैं और पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करने लगते हैं। दोनों को जब एक दूसरे के सक्सेस के बारे में पता चलता है तो जलस होते हैं। जोई ज्यादा जलस होती है और तभी वो मार्क से मिलती है। जोई उसे देखते ही पहचान जाती है, लेकिन मार्क उसे पहचान नहीं पाता। जोई उसे बहुत सारे हिंट्स देती है, जैसे कि क्लास टॉपर, वैलिडिक्टोरियन और भी बहुत कुछ, लेकिन मार्क फिर भी समझ नहीं पाता। तो जोई कहती है, ओके, बिग फैट जोई वाज ऑन। मार्क शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम बहुत चेंज हो गई हो। मार्क उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। वो जोई से आयका के बारे में पूछता है। वो कहती है, 10 साल हो चुके हम नहीं मिले। मार्क और कुछ नहीं पूछता। डिनर के बाद वो उसे फिर से मिलने की बात करता है। जोई कहती है, डेट? तो तुम मुझे डेट पर लेकर जाना चाहते हो? जोई बात को सीरियस नहीं लेती, बट मार्क सीरियस था। कहता है, मैं पहले जैसा प्लेबॉय नहीं रहा, चेंज हो गया हूँ। जोई कहती है, कोई कभी चेंज नहीं होता।
मार्क फिर भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है और एट लास्ट वो डेट के लिए मान जाती है। सभी एक्स स्टूडेंट्स रीयूनियन पार्टी रखने का फैसला करते हैं। एलुमनाई एसोसिएशन हेड जेमिली एक छोटा सा ग्रुप बनाती है। देन रीयूनियन का डेट, उसमें होने वाले सभी इवेंट्स और एक्सपेंसेस को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखती है। इस मीटिंग में आयका और जोई दोनों को ही बुलाया जाता है। सभी आयका को बस देखते रहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, साथ में फोटोज लेते हैं। जब वो वॉशरूम के लिए बाहर आती है तो अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड स्लैश करंट राइवल जोई से फेस टू फेस होती है। एक दूसरे को लुक देकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जोई को देखते ही सभी उसके साथ फोटो लेने के लिए कूद पड़ते हैं। आयका के वॉशरूम से आने के बाद मीटिंग स्टार्ट होता है। डेट, वेन्यू और बाकी के सभी इवेंट्स डिसाइड हो जाते हैं, बट मेन प्रॉब्लम था पैसा। ये सब अरेंज करने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। सभी आइडियाज देने लगते हैं। कोई कहता है बॉलिंग टूर्नामेंट रखते हैं, तो कोई कहता है टैलेंट शो रखते हैं, तो कोई कहता है फैशन शो रखते हैं। इसमें मजा भी आएगा और साथ में पैसे भी कलेक्ट हो जाएंगे। तभी एक बंदा कहता है बेस्ट होगा कि हम किसी से डोनेशन ले ले या फिर किसी स्पॉन्सर को ढूंढ ले। हमारे थ्रू उनका प्रमोशन हो जाएगा और हमारे रियूनियन के एक्सपेंसेस भी आराम से कवर हो जाएंगे। जोई टोटल एक्सपेंसेस पूछती है तो जेमेलिन कहती है 4 लाख। जोई तभी के तभी उन्हें 4 लाख का चेक देती है। आयका को यह ठीक नहीं लगता। उसके लिए रीयूनियन का मतलब सभी का मिलना, स्कूल टाइम्स की अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करना एंड बहुत एंजॉय करना है। ये सब एंजॉयमेंट बॉलिंग टूर्नामेंट, टैलेंट शो, इन सब में ही आएगा। ऐसे डायरेक्ट किसी से पैसे लेकर सब अरेंज करने में उतना मजा नहीं आएगा। सभी को आयका की बात ठीक लगती है। जोई अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस हेल्प करना चाहती थी। और भी बहुत कुछ कहती है। एट लास्ट आयका उसे चेक रिटर्न करते हुए कहती है थैंक्स बट नो थैंक्स। वेलेडिक्टोरियन का पोजीशन खरीदना काफी नहीं था क्या? अब रीयूनियन भी खरीदना चाहती हो? जोई को बहुत गुस्सा आता है, बट वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है एंड जबरदस्ती वाला स्माइल देती है। ये सब देखकर एक बंदा जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है। जोई अपना पूरा गुस्सा मार्क के सामने निकालती है। आयका को बर्बाद करने की बात करती है। मार्क उसे पास्ट की बातें भूलकर मूव ऑन करने बोलता है, लेकिन जोई नहीं समझती। वो आयका से रिवेंज लेकर ही मानेगी। बहुत ड्रंक हो जाती है। मार्क उसे घर ड्रॉप करने आता है। उसके क्लोज आने लगता है तो जोई कहती है हम कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहे हैं। मार्क कहता है नहीं, ये नॉर्मल स्पीड है। उसे किस करते करते कहता है तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी जोई को एक आइडिया आता है। कहती है कुछ भी कर सकते हो? वो कहता है हाँ कुछ भी। वो कहती है तो फिर आयका को फिर से अपने प्यार में फंसाओ और फिर उसे डंप कर दो। मार्क मना करता है क्योंकि उसने हाई स्कूल में आयका के साथ जो कुछ किया उसके लिए वो आज भी गिल्टी फील करता है। वो जोई को आयका के बारे में भूलकर बस उस पर फोकस करने बोलता है, बट एज ऑलवेज जोई अपने जिद पर अड़ी रहती है। सो लास्ट में मार्क को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट डे वो आयका से मिलने पहुंचता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये आयका है। जोई को कॉल करके कंफर्म करता है। उसका अभी भी ये सब करने का मन नहीं था, बट फिर भी जोई के लिए करता है। ब्रेक फेल होने की एक्टिंग करता है और सभी से माफ़ी मांगने लगता है। फिर आयका के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि ये आयका है। आयका पूछती है मार्क फरेर? वो कहता है हाँ, पर तुम? वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मार्क शॉक्ड होने की एक्टिंग करता है। तुम बहुत चेंज हो गई हो, इसलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। कॉलेज के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। हमारी मासूम सी आयका को ये सब कुछ सच लगने लगता है। फिर से उसकी बातों में फंस जाती है। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मार्क उसे घर ड्रॉप करने आता है। आयका उसे साथ डिनर करने के लिए कहती है। उसके अंदर आते ही मॉम डैड उसे पहचान जाते हैं। मॉम डैड उसे पहले भी पसंद करते थे, लेकिन नहीं चाहते थे कि आयका उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो। इसलिए बचपन में उन्होंने आयका को मार्क से दूर रहने बोला था। लेकिन अब जब दोनों बड़े हो गए हैं तो मॉम डैड को दोनों के रिलेशनशिप में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मॉम को पता चलता है कि मार्क सिंगल है तो वो उसे अपनी बेटी को डेट करने बोलती है। डिनर के बाद दोनों एक दूसरे को गुड बाय हग करते हैं। मार्क घर पहुंचता है तो जोई को अंदर देखकर उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अपने होश संभाल कर उससे पूछता है तुम अंदर कैसे आई? जोई जवाब देती है मैं न्यूरोसर्जन हूँ, ब्रेन को ओपन कर सकती हूँ। तो ये लॉक क्या चीज़ है? वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो अपना काम ठीक से करेगा तो उसे ये ग्रैंड गिफ्ट मिलेगा, जो कि वो खुद थी। बेचारे को उकसा कर चली जाती है। अगले दिन से ही मार्क अपने मिशन में लग जाता है। वो आयका के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
स्पेंड करता है और इसी दौरान आयका की मासूमियत और अच्छाई से वो अट्रैक्ट होने लगता है और उसे उससे सच में प्यार हो जाता है। आयका कहती है, जब मैं अगली थी तभी तुम मुझे पसंद करते थे और आज भी करते हो। मुझे इतना बेटर फील करवाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर मार्क को गिल्टी फील होता है क्योंकि वो पहले उसे लाइक नहीं करता था। जो भी हो, अब दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे तो लव कन्फेस करते हैं एंड देन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। जोई उसे बार बार कॉल करती है। अगले दिन मार्क आयका को घर ड्रॉप करता है। जोई उसे कंटिन्यूसली कॉल करी जाती है, वो रिसीव नहीं करता तो वो गुस्से में तोड़फोड़ करने लगती है। नेक्स्ट डे मार्क आयका को क्लास लेने में हेल्प करता है। जोई ये सब कुछ देखकर और गुस्सा हो जाती है। मार्क के घर आकर उसका वेट करने लगती है। बिना परमिशन के रोज रोज कोई उसके घर में घुसे ये मार्क को अच्छा नहीं लगता तो वो जोई को अगली बार ऐसा करने मना करता है। तो जोई कहती है, तुम मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। जोई को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि मार्क आयका को लाइक करने लगा है। वो मार्क को उसका प्रॉमिस याद दिलाती है। मार्क उसे सीधे कह देता है कि वो आयका के साथ और कुछ भी बुरा नहीं करेगा। सब कुछ अपने हाथों से निकलता देखकर जोई डेस्परेट हो जाती है। मार्क को फिर से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मार्क उसे अपने से दूर करने जाता है तभी उसे जोर का धक्का लग जाता है। वो गिर जाती है। मार्क उसे गिराना नहीं चाहता था तो सॉरी बोलता है। जोई उसे थप्पड़ मार के बातें सुनाकर घर आ जाती है। देन पुराने फोटोज को लेकर कुछ इवल प्लान करती है। नेक्स्ट डे सभी रियूनियन में आते हैं। आयका मार्क के साथ आती है, जोई अकेले आती है। पार्टी में बस दोनों के ही चर्चे होते हैं। सभी साथ फोटोज लेते हैं। जोई बैकस्टेज जाकर टेक्नीशियन को अपनी बातों में फंसाकर चुपके से एक पेन ड्राइव इंसर्ट करती है। फिर अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होती है। अपने अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए पहले जोई को अवार्ड मिलता है। एज ऑलवेज फुल एटीट्यूड के साथ वो अवार्ड रिसीव करती है। आयका को भी अवार्ड मिलता है। वो अवार्ड रिसीव करने स्टेज पर आती है और तभी अचानक से स्क्रीन पर एक एनिमेटेड वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें आयका के स्कूल टाइम के सबसे एम्बैरेसिंग दिन को दिखाया जाता है। सभी को वो इंसिडेंट याद आ जाता है। सभी मिलकर आयका को टीज करने लगते हैं। दूर खड़ी जोई तमाशा देखती है। उसे देखकर मुंह बनाती है तो आयका समझ जाती है कि ये काम उसका ही है। देन जोई जाने लगती है। आयका उसके पीछे आती है और मार्क आयका के पीछे आता है। वो जोई से बात करना चाहती थी। मार्क कार लेने जाता है बट आयका से वेट नहीं हो रहा था तो वो टैक्सी करती है एंड जोई के घर आ जाती है। अंदर आते ही उसे जोई का बनाया हुआ ट्रैप दिखता है। उसके कुछ समझने से पहले ही उस पर शूट होता है। लकीली बच जाती है। जोई को बाहर आने बोलती है। वो आकर कहती है, ओह तू अभी तक मरी नहीं है, आई गेस मुझे ही तुझे मारना पड़ेगा। गन लेकर उसे शूट करने लगती है। आयका भागने लगती है। वो पीछा करती है। जब गन वर्क करना बंद करता है तो आयका उस पर अटैक करती है। उससे गन छीनने लगती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। जोई यहाँ भी आयका को बातें सुनाती है। उसे प्लास्टिक ब्यूटी बोलती है। आयका को गुस्सा आता है। वो उसे डुबाने लगती है। जोई उसे रोक नहीं पा रही थी तो रोने लगती है। आयका रुक जाती है। जोई बाहर आती है। बचपन से लेकर आज तक उसने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी बोलती है और हमारी आयका उसे माफ भी कर देती है। दोनों फिर से घर में आते हैं। आयका उसे सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने को बोलती है। तभी जोई गन के पास आकर खड़ी हो जाती है। मतलब अब तक अच्छी होने की एक्टिंग कर रही थी। कहती है, तेरे मरने के बाद ही नई शुरुआत करूंगी। उस पर शूट करने लगती है। तभी मार्क आयका को ढूंढता हुआ आता है। जोई को शूट करता देख बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। आयका रोने लगती है और जोई भी थोड़ा डर जाती है। मार्क को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका साइड फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता था। सभी को बाहर जाने बोलता है। आयका बाहर आती है तो उसे जोई के पेरेंट्स मिलते हैं। उससे माफ़ी मांगते हैं और जोई पर केस करने मना करते हैं। वो जोई से मिलने आती है। जोई ने आज तक जो कुछ किया उसके लिए बस सॉरी बोलने बोलती है। जोई मना कर देती है तो आयका को गुस्सा आता है। उसे ऐसे साइकोपैथ जैसे हरकतें करने मना करती है। सुधर जाने बोलती है। फिर भी जोई पर कोई असर नहीं पड़ता। आयका उसे एक एनवलप देकर कहती है, तुम अब इंसान नहीं रही, ये देखोगी तो समझ जाओगी कि तुम किस हद तक डीमन बन चुकी हो। इतना बोलकर चली जाती है। जोई एनवलप ओपन करती है तो मार्क का बिगड़ा हुआ फेस देखती है, गिल्टी फील करती है और रोने लगती है।
कुछ दिन बाद मार्क एंड आयका की शादी हो जाती है। दोनों अपने रूम में आते हैं तो जोई का बनाया हुआ पजल देखते हैं। दोनों ही अलर्ट होकर सब कुछ देखने लगते हैं। लास्ट में एक ट्रेजर बॉक्स ओपन होता है। आयका पास आकर चेक करती है तो उसमें जोई एंड उसका फोटो होता है। फ्रेम घुमाती है, उसमें सॉरी लिखा होता है, स्माइल करती है और वह जोई हमेशा के लिए फिलीपींस छोड़कर चली जाती है। स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होता, वो माइंड ब्लोइंग वाला ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। राइटर मार्को यूजन अपने फैन से कहते हैं इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आपको नोवेल खरीदना पड़ेगा। फिर वो साइनिंग इवेंट कंप्लीट करके पार्किंग एरिया में आता है। तभी कोई जोर से नोवेल उसके कार पर पटकता है। बाहर आता है तो रियल आयका एंड जोई को देखता है जो कि पहले जैसे ही दिखते थे। दोनों साथ में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर नोवेल लिखने की, तुमने हमारी लाइफ का मजाक बना कर रखा है। मार्को कहता है ये तुम्हारी स्टोरी नहीं है, फ्रिक्शनल है। आयका कहती है इसमें जो इंसिडेंट्स बताए गए हैं सब सच है, सिर्फ फर्क इतना है कि सब बुरे काम तुमने किए थे, हमने नहीं। जोई कहती है तुमने अपने इवल कैरेक्टर को हम पर थोप दिया, माइका को आयका और मुझे जोई से जोई बना दिया और कहते हो कि ये फ्रिक्शनल है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब जोई एंड माइका ने स्कूल ज्वाइन किया तब सभी उनकी तारीफ करते थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही स्मार्ट थे। तभी मार्को उठकर कहता था मैम ये दोनों अपने पुराने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ सेंट टेरिस में बस मैं ही बेस्ट हूँ। बंदा हमेशा क्लास में टॉप करता था बट इन दोनों के आने के बाद से वो थर्ड आने लगा। नोवेल के हिसाब से आयका एंड जोई का कोई फ्रेंड नहीं था बट रियल में तो दोनों के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट वो मार्को था जिसका कोई फ्रेंड नहीं था। जोई उसे डीमन चाइल्ड बोलती है क्योंकि सिस्टर एंजेलिना को उसने गिराया था एंड वाटर में पॉइजन भी उसी ने मिलाया था। और क्लास में पॉटी करने वाली आयका नहीं थी, मार्को था। सब बुरे काम उसने किए और बिल हमारी आयका एंड जोई पर फाड़ दिया। हाई स्कूल में वो दोनों में से किसी एक को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था बट दोनों ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए जोई को लगता है कि उसका बदला लेने और अपने फैंटेसीज को पूरा करने के लिए उसने ये नोवेल लिखा और दिखाया कि दो गर्ल्स अपने लुक से खुश नहीं है, सर्जरी करवाकर ब्यूटीफुल बनते हैं एंड उसके पीछे पागल हो जाते हैं। बट रियल में तो ऐसा नहीं था। माइका कहती है हम जैसे दिखते हैं उसी में खुश है, सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए अपने आप को कभी चेंज नहीं करेंगे। मार्को फिर से कहता है कि ये नोवेल फ्रिक्शनल है। माइका कहती है फ्रिक्शनल माई बट द गिफ्टेड नोवेल बाय मार्को यूजन। ये पढ़कर ही पता चलता है कि ये हम दोनों के ऊपर ही लिखा गया है। मार्को फिर भी नहीं मानता, बार बार फ्रिक्शनल बोलता रहता है तो माइका अचानक से उसकी फैन बन जाती है, नोवेल साइन करने के लिए बोलती है। मार्को खुश हो जाता है, कहता है पहले बता देती कि मेरी फैन हो, साइन लेने के लिए इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी, चलो नोवेल लाओ साइन कर देता हूँ। लेकिन उसके पास पेन नहीं था। माइका और जोई कहते हैं पेन की क्या जरूरत है, अपने ब्लड से साइन करो। इतना बोलकर उसे पीटने लगते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है और हमें सिखाकर जाता है कि सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अच्छा इंसान होना ही काफ़ी है। लोग हमें अपने आप पसंद करने लगेंगे। आपको क्या लगता है, ब्यूटीफुल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्मार्ट होना या फिर अच्छा इंसान होना या फिर सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।